नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने हैं, किसने नियुक्त किया है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है और किसका स्थान लिया है। इन सभी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। आइए बात करते हैं। बात करें भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की तो कौन बने, तो के संजय मूर्ति जी बने हैं। इनको नियुक्त किया गया है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किया गया। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने, तो के संजय मूर्ति जी बने हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही हुई, इनकी इमेज लगी हुई है। अगर बात करें इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो स्थान जो लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी का स्थान लिया है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है जो के संजय मूर्ति जी नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं, उन्होंने स्थान किसका लिया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी का स्थान लिया है। ये जो है 21 नवंबर 2024 को रिटायरमेंट ले रहे हैं। उसके बाद के संजय मूर्ति जी जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनेंगे। आगे बात करते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है 8 अगस्त 2020 में नियुक्त किए गए थे। अब इनकी सेवानिवृत्ति जो हो रही है वो कब हो रही है, तो 21 नवंबर 2024 को हो रही है। उसके बाद जो है के संजय मूर्ति जी जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनेंगे। आगे बात करते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है उसके पहले उपराज्यपाल बने थे। तो इनका भी नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू की चर्चा हो रही थी तो इनके बारे में भी महत्वपूर्ण बन जाता है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, तो उसमें उपराज्यपाल पहले बने थे। तो ये पॉइंट जो भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे जो नए बनेंगे के संजय मूर्ति जी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनेंगे, उनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि जब भी प्रश्न करंट से पूछा जाता है तो स्टैटिक से भी प्रश्न पूछे जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं के संजय मूर्ति के बारे में। अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 के जो बैच है उसके आईएएस अधिकारी हैं। अब यहाँ पे जो आईएएस अधिकारी हैं इन्होंने और भी कार्य किए हैं। जो शिक्षा मंत्रालय उसके तहत जो उच्च शिक्षा विभाग के सचिव भी हैं। याद रखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जब बनेंगे तो उससे पहले कार्य कहाँ किए हैं, तो कार्य किए हैं उच्च शिक्षा विभाग में सचिव भी हैं। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, ये इस पद पर जो इनकी सेवानिवृत्ति थी वो 31 दिसंबर 2024 को थी, लेकिन उससे पहले जो है इनको नियुक्ति कहाँ कर दिया गया, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है के संजय मूर्ति के बारे में। आगे बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको केक बोलते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो पद है वो संवैधानिक पद है। याद रखिएगा, संवैधानिक पद है। केक का जो है क्या है, तो संवैधानिक पद है। अगर बात करें इसकी जो है ये अधिनियमित कब किया गया था, तो 1953 में अधिनियमित किया गया था। याद रखिए, 1953 में जो है केक की जो सेवा शर्तें हैं उसको अधिनियमित किया गया था। अगर बात करें केक का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, या अधिकतम जो है वो 65 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे कार्यकाल भी पूछा जा सकता है स्टैटिक में। तो याद रखिएगा, इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का हो या 65 वर्ष की आयु हो। आगे बात करते हैं, केक जो है कभी भी इस्तीफा दे सकता है अपने पद का। किसको देता है, तो ये जो है राष्ट्रपति को देता है। याद रखिए, इसको कभी भी अपने मन से इस्तीफा दे सकता है राष्ट्रपति को। ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि जो केग है उसका संवैधानिक पद है। तो ये जो है अनुच्छेद 148 में कहा गया है। किस में कहा गया, तो अनुच्छेद 148 में ये कहा गया है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है किसको, तो केग को, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो है सार्वजनिक धन जो होता है उसका संरक्षक भी कहा जाता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए हैं इन्हीं से रिलेटेड। तो यहाँ पे अनुच्छेद 149 दिया है। तो अनुच्छेद 149 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 149 में ये कहा गया है कि जो केग होगा उसकी जो है कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन जो किया गया वो अनुच्छेद 149 में किया गया है। फिर अनुच्छेद 150 में अगर बात करें तो अनुच्छेद 150 में ये कहा गया है कि जो संघ और राज्यों के जो लेखाओं का प्रारूप जो है वो किसके पास होगा, तो ये जो है केग के पास होगा। फिर अनुच्छेद 151 में क्या कहा गया, तो इसमें ये कहा गया है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में ये जो है अनुच्छेद 151 संबंधित है। तो अनुच्छेद 149 से पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 149 में क्या है, तो अनुच्छेद 149 में ये कहा गया है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा उसके कर्तव्य और उसकी शक्तियों का वर्णन जो है अनुच्छेद 149 में। अगर उसके पद का बताया जाए तो पद जो है 148 में ये बताया गया है।
आगे बात करते हैं जो केक है उसके कार्य क्या होते हैं, तो उसके कार्य के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उसका एक पहला ये कार्य होता है जो सरकारी खाते हैं उसका लेखा परीक्षा करना। फिर दूसरा एक पॉइंट एक कार्य होता है सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा, मतलब जो भी सरकारी कंपनियां हैं उसकी जो है देख रेख और उसको कंट्रोल करना इसका कार्य होता है। आगे बात करते हैं वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना। जो भी वित्तीय मतलब जो भी फाइनेंस से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, कुल मिला के आप ये मान लीजिए जो भी फाइनेंस से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ जो होती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंडर में होती हैं, याद रखिएगा उसके अंडर में होती हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंडर में। आगे बात करें संसद और विधानसभाओं को रिपोर्ट, और जो संसद होती है विधानसभाएं होती हैं उसमें जो है उसको रिपोर्ट करता है कौन, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और एक महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो सदन में जो है अपनी बात रख सकता है, उसमें रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अनियमितों की पहचान करना और सार्वजनिक धन का संरक्षण, सरकारी नीतियों का मूल्यांकन। तो ये जो होते हैं के काम होते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण एक कार्य भी पूछे जा सकते हैं या पूछ लिया जाए, कथन में भी पूछा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण उनका नाम याद रखिए, के संजय मूर्ति जी को जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में कहा गया कि ये संवैधानिक पद है और इसके कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन जो किया गया वो अनुच्छेद 149 में किया गया। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इन्होंने स्थान किसका लिए, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने इससे पहले की नियुक्तियों वाली वीडियो नहीं देखी जो हाल ही में अक्टूबर नवंबर में हुई है उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नुराज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।